क्लास में हम लोग चल रहे थे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए ध्यान दीजिए। तो परमाणु संरचना में आपको टास्क भी दिए थे। बहुत कम बच्चे हमने देखा कि टास्क बनाए, बहुत कम लोग का टास्क बना हुआ। टास्क जरूर बनाइए, जब तक टास्क नहीं बनाएंगे तब तक प्रोग्रेस नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री सचमुच सही हो तो निदान है, हम तो जीरो लेवल से चल ही रहे हैं, आप केवल हमारे साथ एकदम जो चल रहे हैं उसमें बनाते चलिए कि हाँ एकदम हम सीक्वेंस से चले। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए चल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसी में हम देखे थे कि 1s केवल, दूसरा घर आए थे तो 2s और 2p चला था, तीसरा घर आए थे तो 3s, फिर 3p और फिर 3d चला था, चौथा घर आए थे तो 4s, फिर 4p, फिर हम लोग देखे थे 4d और फिर 4f चला, फिर पांचवा घर आए तो 5s चला। इसी में आप सभी को सीक्वेंस बनाने के लिए पिछले क्लास में बताए थे कैसे चलना है, और इसी सीक्वेंस में हम लोग जो देखे उसमें आज और आसान करके सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 1s होता है, फिर आगे बढ़ेंगे तब 2s होता है, तब इसके बाद बढ़ेंगे तो 2p होता है, तब इसके बाद चलेंगे तो 3s होता है, इसके बाद हम लोग चलेंगे 3s के बाद तब 3p आएगा, 3p के बाद तब 4s आएगा, 4s से जब चलेंगे तो 3d आएगा, 3d के बाद तब हम लोग चलेंगे तो 4p आएगा। इसी पर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। यानी आज हम लोगों को समझना है कि एकदम बहुत ही मेहनत ईमानदारी से समझो कि ये देखो, ये सब बैठे हैं पंक्ति में भिखारी और आपको बाल्टी में लेके परसना है। केवल ध्यान रखना कि एस भेंट होगा तो ये 2 पूरी से ज्यादा नहीं खाता, पी भेंट होगा तो कहेगा कि 6 पूरी दे दीजिए, और डी भेंट होगा तो कहेगा बस आहिस्ते से 10 गिरा दीजिए, और एफ भेंट होगा तो 14। अब यही पूरी देते जाना है इस घर के अनुसार से। अब इसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन एक है, एक ही पूरी लेके टोकरी में चले हैं तो बस पहला पत्तल पे 1 का एस में 1 दिए, बस पूरी खत्म। दूसरा चले कि हीलियम 2 है तो हम लोगों ने देखा कि 1s2 किए तो ये हीलियम 2 हो गया। लिथियम 3 है तो हम लोग देखे कि 1s2 हो गया और फिर 2s1 हो गया। इसी घर पे आगे बढ़ते चलना है। पहला घर में 2, दूसरा घर में 1 हो गया। बेरिलियम 4 जब चल रहे थे तो 1s2 2s2 हम लोग किए तो ये 2 और 2 हो गया। बोरन 5 जब है तो 1s2 किए थे, फिर 2s2 किए थे, फिर 2p1 किए, 2p1 किए। पहला घर में 2, दूसरा घर में दोनों दूसरा घर है तो 3 हो गया। इसी प्रकार हम बोरन 5 के बाद कार्बन 6 में चल रहे थे तो सब वही चल रहा था, केवल 2p2 हो जाएगा। सब वही है, केवल 2p2 हो जाएगा। यहाँ पे अब आप 2 4 इसको कर लोगे। कार्बन 6 के बाद नाइट्रोजन 7 तो इसी तरह से सब 2p3 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 है तो सब उसी तरह से 2p4 हो जाएगा। पी तो अधिक से अधिक 6 रह ही सकता है। फ्लोरीन 9 है तो सब उसी तरह से केवल 2p5 हो जाएगा। नियोन 10 है तो सब उसी तरह से 2p6 हो जाएगा। सोडियम 11 है, अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा 1s, अब सोडियम 11 चेंज हो जाएगा क्योंकि p 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आप खुद समझ रहे हो, सोडियम 11 है, यहां से चलो 1s2, आगे बढ़ो 2s2, आगे बढ़ो 2p6, फिर आगे बढ़ो। अब 2p6 के बाद आगे 3s है तो यही 3s हम लोग 1 देंगे। पहला घर में 2, दूसरा घर में 6 और 2 8, और तीसरा घर में 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया। अब सोडियम 11 के बाद इसी प्रकार हम चले मैग्नीशियम 12। सब बच्चे समझ रहे होंगे कि सब वैसे ही लिखेंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, केवल 3s1 के जगह 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर एल्युमिनियम 13 है तो सब लोग समझ रहे हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s2 के बाद आगे घर बढ़ेंगे 3p और 3p में हम लोग 1 दे देंगे तो अपने 13 हो गया। पहला घर में 2, दूसरा घर में 8, तीसरा घर दोनों है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 हो। अब यहां से सब लोग एकदम आराम से बना सकते हो। एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14 है तो सब वैसे ही 3p2 हो जाएगा। फास्फोरस 15 है, सब वैसे ही 3p3 हो जाएगा। गंधक 16 है, सब वैसे ही 3p4 हो जाएगा। क्लोरीन 17 है, सब वैसे ही 3p5 हो जाएगा। आर्गन 18 है, सब वैसे ही 3p6 हो जाएगा। p अधिक से अधिक 6 ही हो सकता है। अब हम समझते हैं कि 18 तक हमारे किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ के बाद 18 के बाद हम लोग चले, अब आर्गन 18 के बाद पोटेशियम 19 से चल रहा है। बताओ पोटेशियम 19 है तो फिर हम लोग उसी तरह चले 1s2, फिर आगे बढ़े तो 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और तब 3p6 के बाद हम लोग की बारी है 4s का, इसीलिए 4s1 में हम लोग चलेंगे। अब यही देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 19 पोटेशियम 19 हो गया। अब इसी तरह से कैल्शियम 20 जब चलोगे तो सब वैसे ही है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 सब वैसे ही हो गया। अब एक एक करके यहाँ पर आपका विशेष ध्यान चाहेंगे। अब सभी बच्चे बताओ कैल्शियम 21 के बाद अस्केडियम 21 है, कैल्शियम 20, अस्केडियम 21। 4s2 के बाद हम लोग देख रहे हैं फिर 3d की एंट्री हो जाती है। अरे भोज में तो इसी तरह बैठा है, इसी में प्रश्न है। जब 4s भर गया तो फिर 3d पे चलो। अब जल्दी जल्दी बताओ, पत्तल में फिर परसों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और तब इसके बाद फिर 3d1 हो जाएगा, क्योंकि अब 4s के बाद 3d प्रारंभ हो जाता है। तो हम समझते हैं कि अस्केडियम आराम से सब बच्चे लिख सकते हैं। अस्केडियम 21 के बाद अस्केडियम 21। अब हम लोग देखें कैल्शियम 20, अस्केडियम 21, उसके बाद आपका वैनेडियम 23, वैनेडियम 23 के बाद आपका 24 में थोड़ा सा समझना होगा। टिटेलियम 22 अगर आपको दे दे तो सब बच्चे समझ रहे हो, सब वैसे ही केवल 3d2 हो जाएगा। वैनेडियम 23 है, सब लोग समझ रहे होगे, सब वैसे ही 3d3 हो जाएगा। वैनेडियम 23 के बाद क्रोमियम 24, ये अस्टार है। क्रोमियम हमेशा केमिस्ट्री में आपको परेशान करेगा। जो परेशान करने वाला है उसको आराम से हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा भी कम समझोगे तो वो आपको तकलीफ दे। तो देखिए अब हम लोग जो चल रहे हैं क्रोमियम 24 है। 24 तो हम समझते हैं कि सब लड़के आराम से लिख सकते हो। पहले तुम लोग जल्दी से लिखो। तो क्रोमियम को इसी प्रकार से क्या लिखो, क्रोमियम को इसी प्रकार से लिखना है तो सारे बच्चे एकदम आराम से लिख सकते हो कि सर क्रोमियम है तो 1s2, 24 पूरी लेके चलो, 1s2, s 2 पूरी खा गया। आगे बढ़ो, दूसरे घर में चलोगे तो 2s2, फिर अगले घर में चलोगे तो 2p6, फिर अगले घर में चलोगे तो 3s2, फिर अगले घर में चलोगे तो 3p6, फिर अगला घर में चलोगे तो 4s2, फिर अगला घर में चलोगे तो 3d। अब यही हमको बता दो 3d कितना। वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 3d 3 है तो यहाँ 3d 4 होगा, 3d 4 होगा। अब हम लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया,
चलिए अब इसमें हम लोगों को 3D4 मैक्सिमम बच्चे लिखे हैं, यही चीज को हम लोग जहां समझ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो पिछला क्लास आपको बताए थे कई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल मिलता है, कई एक्सेप्शनल मिलता है, और जैसे जैसे एक्सेप्शनल मिलता है उनके अलग अलग नियमों की व्याख्याएं होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम एस की बात चलते हैं तो एस में आप जानते हो एक ही घर होता है, लेकिन जब हम डी में चलते हैं तो आपको सिखाए थे कि डी में 5 घर होते हैं, 1 2 3 4 5, डी में 5 घर होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे। ये हो गया आपका 4s2। 3d 4 है, 1 2 3 4, ये ऐसे होगी। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये डबल डबल रोटी मारे हुए हैं और इनका एक घर अधूरा छूट रहा है। तो ये दोनों आपस में कंप्रोमाइज करते हैं और कहते हैं कि आप अपना 2 जो रखे हैं आपको खाली करने नहीं कह रहे, आप भी एक रखिए, लेकिन एक हमारे पास भेज दीजिए। और इसीलिए इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये जो देख रहे हो फेज, ये चेंज कर जाता है, बाकी सब वैसे ही चलता है। इसमें केवल आपको डी में 5 कक्षक होने के कारण यहां पर एस में 1 ही रह जाता है और डी में 5 हो पाता है। ये क्रोमियम के लिए केवल आपको ध्यान रखना है, बाकी सब फिर वैसे ही चलेगा। देखो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, जहां जहां आपको मेन मेजर है, जहां ध्यान देना है उस पर केवल स्टेप ध्यान रखना। क्यों ऐसा हुआ ये भी बात हमने समझा दिया। ये ऑर्बिटल का चक्कर है, डी में 5 घर है, एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रह सकता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो ये ज्यादा बढ़िया रहा एस में 2 होने के बनिस्बत। बाकी अगर 2-3 घर खाली है तब तो चलेगा, एक घर खाली रहने पर ये अंततः इस तरह का स्टेप उठाता है। और इसीलिए इसको अपवाद स्वरूप क्रोमियम को आप ध्यान में रखोगे। ठीक इसी प्रकार अब क्रोमियम 24 के बाद मैग्नीज 25 है, ये सब वैसे ही चलेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अब सब वैसे ही है। 4s2 3d5, अब सब जैसे चल रहा था सब वैसे ही चलेगा मैग्नीज 25। फिर इसी प्रकार लोहा 26 होता है, तो लोहा में भी कोई भार नहीं है, सब वैसे ही होगा, केवल 3d6 हो जाएगा। लोहा में कोई भार नहीं है, 3d5 की जगह 3d6 हो जाएगा। लोहा 26 के बाद कोबाल्ट 27 होता है, सब वैसे ही रहेगा, केवल 3d7 हो जाएगा। निकेल 28 होता है, तो निकेल 28 है, तो फिर सब वैसे ही रहेगा, ये 3d8 हो जाएगा, सब वैसे ही का वैसे ही। कॉपर 29 है, और फिर हम लोगों को एक अपवाद यहां पर देखने को मिलेगा। कॉपर 29 में ये फिर हम लोगों को बढ़िया से समझना होगा, फिर जिंक जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। यानी कई बच्चे केवल 1-2 के कारण ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भारी मान लेते हैं। आपको 30 तक कम से कम जनरल बच्चों को एकदम ठीक होना चाहिए, और 30 तक में 2 पर केवल ध्यान दे देना है, एक क्रोमियम पर और एक कॉपर पर, बाकी किसी पर नहीं। सब बाकी नॉर्मल पुड़ी वाला सिस्टम है, बाकी सब में पुड़ी का नॉर्मल सिस्टम है। बताओ हम पुड़ी लेके चले हैं, एक पंगत खाली रहे, एक आदमी को 2 देने से अच्छा है सबको एक एक दे दी, इसलिए क्रोमियम में थोड़ा सा अपवाद मिलेगा। और अगला आपको मेन अपवाद मिलेगा फिर कॉपर में। तो कॉपर में फिर उसी तरह से हम चले, ये आप देख लिए कि इसमें हम लोग चले, मैग्नीज 25 आपका हो गया, लोहा 26 हो गया, ये सब वैसे ही है। कोबाल्ट 27 है, निकेल 28 है। अब कॉपर 29 का आपको लिखना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसी तरह से बताओ 4s2 और 3d आपका 9 होना यही चाहिए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 9 29 हो गया।
लेकिन आपको हम यही बार बार सिखा रहे हैं, ये सिर्फ इफेक्ट है इसके 5 घर का, और इसीलिए 5 घर होने के कारण फिर वही हो गया, एस में डबल, और इनका जो चल रहा है, तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, ये 5 घर की जो कहानी आप देख रहे हो, ये 5 घर की कहानी में अब इसका 2, फिर 4, फिर 6, 2 8 और 1 9 ऐसे हो जा रहा है। तो इसको भी उसी प्रकार और स्टेबल बनाने के लिए और अस्थाई बनाने के लिए इसमें भी अपना यहाँ का त्याग करके यहीं भेज देता है, और इसीलिए कॉपर में भी वही विशेष स्थिति है जो क्रोमियम में चल रहा था, और इसमें भी 4s1 और 3d10 हो जाता है। बाकी कॉपर 29 के बाद जस्ता 30 चलेंगे तो जस्ता ज्यों का त्यों, यहाँ केवल 4s2 होगा, 3d10 जैसे चल रहा था वैसे ही चले। यानी हम एक बात सभी बच्चों को समझा चुके कि आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो 1 to 30, सभी बच्चे घर पे बैठ के एकदम दोबारा तिबारा इसको लिखेंगे, और जब दोबारा तिबारा लिखेंगे तो बस थोड़ा सा केवल ध्यान रखना है कि सर सिखाए थे 5 घर है, और इसीलिए सिर्फ 2 बार ऐसा तकलीफ होगा, एक क्रोमियम में और एक कॉपर में, बाकी सब जैसे चल रहा है वैसे नॉर्मल चले। और इसीलिए क्रोमियम और कॉपर पर आप विशेष ध्यान दे दीजिएगा, बाकी सब एज इट इज नॉर्मल। अब हमें 30 तक ही मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत है, इतना सही है तो जनरल के लाइन में यूपीएससी तक तुम्हें कोई समस्या नहीं। तो पहले ये सब बच्चे बताओ, अब 30 तक अपने से लिख सकते हो कि नहीं? हम जान के फिर से लिख दिए कि एकदम सबका दुख खत्म कर। पहले यस या नो बताइए, 30 तक अपने से लिख सकते हैं सब कोई? चलिए वेरी गुड, एकदम खुद से सब लोग बच्चे लिख सकते हैं। चलिए अब एकदम जरूर लिखिएगा, जरूर, ये नहीं कि केवल यस कर दिए हो गया, लिखना जरूर है। अब आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम लोग समझेंगे, और यह होगा आपका परमाणु संख्या। ध्यान दीजिए थोड़ा सा बढ़िया से, और एक का नाम है द्रव्यमान संख्या। देखिए अब एक एक चीज हम लोगों को समझना है। आज जहां आप परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या इसको समझोगे तो बस बहुत क्लियर हो जाएगा। कई बच्चे लिख लिए थे तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग एकदम अपने से कोशिश कर रहे हो वो लोग एकदम बहुत बढ़िया बना पाओ। जो बच्चे नहीं लिख पाए थे वो लोग कोई बात नहीं, आज देख ली और फिर 30 तक लिखिए। कई बच्चे हुआ क्या है, शुरू में 1-2 टीचर अपवाद बता दिए और वो डर गया कि जा, पिछला दिन हम देखे थे डर नजर आया। एक बच्चे ने लिखा कि सर 20 के बाद लिखाता ही नहीं, लिखने में गड़बड़ हो जाता है। कहां गड़बड़ होता है, 2 ही से तुम पूरे 20 के बाद सबको खराब कर दी। 2 केवल ध्यान में रख लेना था कि क्रोमियम का पर ध्यान रखेंगे, बाकी सब नॉर्मल चले। अब जरा यहां पर दिमाग लगा के बढ़िया से सुनिए, जो किसी भी परमाणु का रोल नंबर है उस रोल नंबर को हम लोग जेड से लिखते हैं। आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ परमाणु संख्या को किससे लिखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि अंग्रेजी के किस अल्फाबेट से परमाणु क्रमांक लिखते हैं, तो जेड से लिखते हैं। और उसके जो द्रव्यमान होते हैं उस द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से लिखते हैं। दोनों बात आपको क्लियर हो गया। परमाणु संख्या किससे लिखेंगे, जेड से, और द्रव्यमान संख्या किससे लिखेंगे, तो ए से। अब इसके बाद हम लोग को समझना है कि परमाणु संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। ये कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। देखो परमाणु संख्या एक्चुअल में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, और कोई भी न्यूट्रल परमाणु होगा, उदासीन परमाणु होगा, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। अगला नंबर ध्यान रखना है, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से सूचित करते हैं।
द्रव्यमान संख्या ए है और किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है और न्यूक्लियस में धन आवेशित कण प्रोटॉन और उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। इसीलिए द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला P+n होता है। आपको कभी भी कोई केमिस्ट्री में हम परमाणु लिख दें, मान लो एक से एक परमाणु है, तो इसका जो रोल नंबर होगा वो नीचे लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या जो होगा वो ऊपर लिखेंगे। जितना रोल नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उदासीन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जेड के बराबर नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रोटॉन जेड हमेशा बराबर होगा। और अगर ए में से जेड घटा देंगे, ए में से जेड घटा देंगे, प्रोटॉन को ही जेड कहते, तो ए में से जेड घटा देंगे तो यह न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ऊपर से नीचे घटा देंगे तो यह न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से सीखना होगा। जैसे हम आपको लिखें कार्बन 614, आपसे हम पूछें कि बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, जेड कितने हैं, ये सभी डाटा आपको बताना। तो आपको समझना है कि जो नीचे वाला है इसी को जेड कहते हैं। जितना जेड होता है उतना ही प्रोटॉन, उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। और ऊपर से नीचे घटाते हैं तो न्यूट्रॉन होता है। 14 में से 6 गया तो 8, ये 8 इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो। इसी प्रकार अभी देखते जाएंगे एकदम बढ़िया ढंग से, सभी बच्चों को एकदम क्लियर। यूरेनियम 92-235 में कितने न्यूट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, हम लोग को निकालना। तो आप खुद समझ रहे होंगे कि जो नीचे है यही प्रोटॉन की संख्या है और जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। ऊपर में से नीचे घटाए 235 में से 92 गया तो यह 143, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर से नीचे घटाओ न्यूट्रॉन, जो नीचे वाला है वही प्रोटॉन, वही इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसमें हम लोगों को अगली बात ध्यान में सेट रखना है। अगर इसी में हम लिखें सोडियम 11-23 और इसको प्लस कर दे। अब इंपॉर्टेंट बात समझते जाइएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसमें एक प्लस हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसमें एक माइनस हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा 2 प्लस होगा, 2 ग्रहण करेगा 2 माइनस होगा। आपको कहें सोडियम प्लस 11-23 में प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये आपको निकालना है। एकदम मेरे साथ बढ़िया से समझना। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होगा, जो नीचे रहेगा वही प्रोटॉन होगा। ये एकदम ध्यान से सेट रखना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नीचे है वही प्रोटॉन है। नीचे 11 है तो प्रोटॉन 11 है। प्रोटॉन कभी नहीं बदलेगा। अब जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता। कब? जब इसमें न प्लस होता न माइनस होता, न्यूट्रल रहता तब। अगर इस पर प्लस या माइनस हो जाएगा तो ये दोनों बराबर नहीं होगा। तब हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। क्या? एक प्लस है तो इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। एक प्लस का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करा देंगे। प्रोटॉन में कुछ नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन में एक त्याग करा देंगे। एक प्लस था इसीलिए, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है और न्यूट्रॉन केवल घटा लेंगे। 23 में से 11 गया तो 12, ये न्यूट्रॉन की संख्या होगी। यानी हम लोगों को हमेशा समझना है, कोई भी प्लस हो कोई भी माइनस हो, ये नीचे वाला कभी नहीं बदलता। प्रोटॉन हमेशा वही रहता। इलेक्ट्रॉन माइनस रहेगा तो जोड़ देंगे, ग्रहण किया है,
और प्लस रहेगा तो त्याग किया है, घटा देंगे। और न्यूट्रॉन ऊपर से नीचे हम लोग घटा के लिखते हैं। अब बताओ, इसी प्रकार अभी हम आपको दे रहे हैं, देखते हैं धीरे धीरे आप एकदम सही बना पाते हो कि नहीं। ऑक्सीजन 8 16 माइनस माइनस, इसमें प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 16 है, माइनस माइनस हो गया है, तो इसमें प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, ये आपको लिखना है। एकदम आसानी से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन नीचे वाला होता है तो प्रोटॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है, ये सब बच्चे समझ गए। इलेक्ट्रॉन भी 8 होता, कब, जब न प्लस होता न माइनस होता। लेकिन इसमें हम लोगों को 2 माइनस दिया हुआ है। माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया है। 2 माइनस है तो 2 बार ग्रहण किया है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। और न्यूट्रॉन केवल 16 में से 8 गया तो 8 हो गया। आप सभी लोग जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हो वो बार बार समझो ठीक से। हम लोगों को अगर 1 माइनस होगा तब 1 जोड़ेंगे, 2 माइनस होगा तो 2 जोड़ेंगे, 3 माइनस होगा तो 3 जोड़ेंगे, 1 प्लस होगा तो 1 घटाएंगे, 2 प्लस होगा तो 2 घटाएंगे, ऐसे चलना होता है। एक क्वेश्चन और चलेंगे, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो, यही स्टेप को केवल समझो बढ़िया से। अगर तुमको कहें कैल्शियम, अब बताओ ये है 20, ये है 40 और यहां है मान लो कैल्शियम पे प्लस प्लस, कैल्शियम पे 2 प्लस हमने दे दिया है। अब आपसे हम पूछें कि बताओ इसमें प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, आप आराम से बता सकते हो। सभी बच्चों को ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रोटॉन 20 है, इलेक्ट्रॉन की बारी है तो 20 ही होता, लेकिन 2 प्लस है, प्लस त्याग करने से होता है। 2 प्लस है का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया और 20 में से 2 गया तो 18, इन 40 में से 20 घटा लेंगे तो 20 हो गया। अब ये सभी लोगों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गया हो। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम चल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा आपका विशेष ध्यान चाहिए। अब देखो, हम लोग एक परमाणु की बात कर रहे हैं जिस परमाणु का नाम है हाइड्रोजन। नाम सभी लोग सुने हो हाइड्रोजन का। अब इस हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु संख्या 1 है और द्रव्यमान संख्या भी 1 है। हाइड्रोजन बड़ा दुलरुआ है, इस पे ध्यान देना। अब आप ही से पूछें कि इस हाइड्रोजन में बताओ प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने, ये तीनों बात आपसे पूछे। तीनों बात में सब बच्चे बिल्कुल समझ गए होंगे, एकदम अपने से आप समझ गए होंगे कि ये नीचे वाला ही प्रोटॉन है और इसीलिए प्रोटॉन 1 है। जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है। और न्यूट्रॉन घटा के लिखेंगे तो 1 में से 1 गया तो 0 है। बहुत सुंदर। लेकिन अब हम इसको दुलरुआ क्यों लगाए उसको समझो। दुलरुआ क्यों लगाए ये बात मेन सीखना। हम लोग एक ऐसा पदार्थ पढ़ने जा रहे हैं जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन है और चारों तरफ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। ये लाइन को आपको बढ़िया से समझना। बाकी केमिस्ट्री में जितने भी परमाणु पढ़ो, पूरे केमिस्ट्री में हर परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन भी होगा। सिर्फ एक हाइड्रोजन परमाणु ऐसा है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो आपको समझना है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो आपको ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। अब दूसरा ये भी क्वेश्चन कहेगा कि किसी परमाणु के नाभिक में
अवश्य होगा, गारंटेड होगा, केवल प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों या इलेक्ट्रॉन? जल्दी आंसर दीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में अवश्य होगा, कंफर्म होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की दोनों। तो देखो कितना एकदम सही आप लोगों ने सीखा। इस क्वेश्चन का आंसर इसीलिए तुम सही दे दिया क्योंकि अभी एकदम स्थिरता से इसको देख रहे हो, और नहीं तो परीक्षा में बच्चे की आदत क्या है, नाभिक में मारो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होगा। देखो अगर नाभिक में होता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों, लेकिन क्वेश्चन टाइट कहे कि अवश्य होगा तो केवल प्रोटॉन। बिल्कुल सही जवाब आपका। अब इसी चीज को हमें बता दो, अब इसी चीज से अब तुम लोग एकदम बढ़िया सीखोगे। इसी का थोड़ा लेवल बढ़ा दें, अब इसी हाइड्रोजन पे हम प्लस कर दें। अब मुझे हम बता दो बढ़िया से, प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। अब इसको बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी बता दो बढ़िया से। पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तब क्या आवारा तत्व होता है, कैसे क्या है, वो पीरियोडिक टेबल में सभी बात चलेगी। अभी आप केवल इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर संबंधी बात हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए बहुत ही सुंदर, देखो कितना बढ़िया आप लोगों ने लिखा है। इसमें प्रोटॉन आपने कहा कि 1 होगा, एक प्लस है तो इलेक्ट्रॉन 0 होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा। जिसमें 0 होगा उसको हम लोग गायब कर देते हैं, 0 है तो नहीं है, ये सिर्फ प्रोटॉन है। और इसीलिए हाइड्रोजन प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला तैयार हो। देखो बहुत सुंदर। अब देखो हमें जो चाहिए, धीरे धीरे आप वहां पे एकदम पहुंच रहे। आपको यही चीज दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि हाइड्रोजन प्लस को ही प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये अब आप लोग एकदम भली भांति समझ गए हो कि सर जब हाइड्रोजन प्लस देंगे तो ये भी 0, ये भी 0, कि इसके नाभिक में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसीलिए हाइड्रोजन प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। अब आपको कभी भी क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में प्रोटॉन है, अब उसमें चॉइस दे देगा आपको ऑक्सीजन माइनस माइनस, हीलियम प्लस प्लस, सी में दे दिया हाइड्रोजन माइनस, डी में दिया हाइड्रोजन प्लस, और कहेगा निम्नलिखित में प्रोटॉन कौन है। अब जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो उस समय एकदम मुस्कुराएगा कि सर प्रोटॉन, हाइड्रोजन प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हम रटे हुए नहीं हैं, हम निकाल के परीक्षा हॉल में भी चेक कर लेंगे। हाइड्रोजन एक एक, तो एक एक का मतलब इसमें न्यूट्रॉन खत्म, प्रोटॉन 1, और प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन भी खत्म, इसीलिए हाइड्रोजन प्लस को हम लोग प्रोटॉन कहते। काम कंप्लीट हो गया। अब आपका यहां तक की बात एकदम सब बच्चे को क्लियर है। हम देख रहे हैं आप लोग बहुत सुंदर बना रहे। अब यहां से सीखना है समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, और तब कुछ क्वेश्चन का अभ्यास। कल के क्लास में परमाणु संरचना हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम एकदम केमिस्ट्री कछुआ गति से पढ़ाएंगे, एकदम धीरे धीरे, और सबसे मजे में कंप्लीट खत्म करेंगे। कल आपका 3 पार्ट खत्म हो जाए, तब शुरू करेंगे रेडियो सक्रियता, फिर उसी तरह से आराम से, तब रासायनिक बंधन। बस इतना लेसन जैसे ही पढ़ोगे कहोगे कि सर केमिस्ट्री से पहले बहुत डर लगता था, अब धीरे धीरे केमिस्ट्री से बड़ा इंटरेस्ट आ गया है। एकदम सही होगी। और यही केमिस्ट्री के बेस को मजबूत करने के लिए हमने इस बेसिक क्लास को किया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िया मेहनत करोगे और एकदम फिट करोगे। यहाँ आते आते केमिस्ट्री की सारी दुख और समस्या आपके निदान होते जाए। तो इसीलिए अब आपका आज का क्लास यहीं तक। आधे आधे घंटे का ही छोटे छोटे शॉर्ट टर्म में केमिस्ट्री आपको करना है। चलिए केमिस्ट्री हो जाएगा तब चलिए कुछ लोगों का जो मैथ दिक्कत है मैथ में भी कर लें।